हेलो एवरीवन। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्कशन के लिए हम लोग जुड़े हैं और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप लोगों का प्रीलिम्स है जो वो 24 मई को होने वाला है। और उस प्रीलिम्स की तैयारी में जो एक ऐसा वीडियो जो आपको बहुत ज़्यादा फेमिलियर होना चाहिए जिस पोर्शन से, वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आज प्लेसेस इन न्यूज़ को लेकर के हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमेशा कुछ क्वेश्चंस प्लेसेस इन न्यूज़ से पूछे जाते हैं, ऐसी खबरों से पूछे जाते हैं जो चर्चा में रहे होते हैं। ठीक है। और आईआर वाला जो पोर्शन है उससे जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो मोर और लेस वो इस पोर्शन से यहाँ पे जुड़े होते हैं। तो ये वाला जो टॉपिक है ये हर एक विषय से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप सोच रहे होंगे सर प्लेसेस इन न्यूज़ में कौन से पोर्शन को हम कवर करने वाले हैं। तो अगर हम कवर करने की बात करें तो प्लेसेस इन न्यूज़ में जो आज का कवरेज है वो है हमारा एशिया और वॉर जोन को लेकर के। ठीक है। वॉर जोन मतलब कि वो एरिया जो अभी आप जान ही रहे हैं कि इस वक्त वॉर हो रखा है ना, जिसमें ईरान, इजराइल और यूएस तीनों इन्वॉल्व हैं। और एरिया है जो वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वाला है जो वो भी इन्वॉल्व है। ठीक है। तो उस एरिया में ऐसी कौन कौन से प्लेसेस हैं जहां जो पिछले एक साल में चर्चा में रहे और आपको पता होने चाहिए। ठीक है। तो सबसे पहले हम आज एशिया को लेकर बात करेंगे और फिर उसके बाद जो वॉर जोन वाला पोर्शन है उसको लेकर के हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है। तो बिना किसी देरी के फटाफट शुरू करते हैं इस डिस्कशन को। और सबसे पहले मैं एशिया के बारे में आपको यहाँ पर बताऊं, लास्ट में हम वॉर जोन पर जाएंगे। ठीक है। तो एशिया वाला जो पोर्शन है ये आप जान ही रहे हैं कि हम किस एरिया में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर इस एशिया में जो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन जो हमें पता होना चाहिए वो है साउथ चाइना सी वाला पोर्शन, जो हमेशा सबसे ज्यादा चर्चा में रहता है। अब सवाल आता है कि सर इस पोर्शन को क्यों लिया गया। तो पहले मैं आपको थोड़े से प्रूफ्स दूंगा, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि हर बार कुछ क्वेश्चंस हैं जो वो यहाँ से पूछे जाते हैं। आप ये देख पा रहे हैं, मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस भी मैंने यहाँ पर रखे हैं और इस सीरीज में हम ये सारी चीजें करेंगे कि मैं कुछ क्वेश्चंस दिखा दूंगा आपको, न्यूज़ दिखा दूंगा और फिर उसके बारे में, उस जगह के बारे में बताऊंगा। ठीक है। तो देखिए 2022 का क्वेश्चन है, ये आप लोगों के लिए पीडीएफ मिल जाएगा, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, कहाँ मिलेगा पीडीएफ लास्ट में मैं बता दूंगा वीडियो के। ठीक है। तो या फिर हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, उस डिस्क्रिप्शन से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। तो ये क्वेश्चन 2022 का है ना, ये 20 का क्वेश्चन था। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो आप ऑलरेडी लगा चुके होंगे, नहीं लगाए हो तो इस पीडीएफ से आप लगा दीजिएगा। ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या आइडिया लग रहा है कि यहाँ से हमें ये आइडिया लग रहा है कि कौन सा पोर्शन है जो जहाँ से ज्यादातर क्वेश्चन है जो वो पूछे जाते हैं। ठीक है। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखते हुए इस वीडियो को यहाँ पर हम लेकर के आए हैं। इस वीडियो को हमने यहाँ पर बनाया है जिससे हमें एक आइडिया लगे कि कौन सा इंपॉर्टेंट पोर्शन है। तो पता चला कि साउथ चाइना सी है जो वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। साउथ चाइना सी को लेकर के अगर मैं कुछ न्यूज सर्च करता हूं तो पिछले एक साल की जो न्यूज है उनमें कई सारी न्यूज, जैसे चाइना अपोजेस द फिलीपींस रीनेमिंग डिस्प्यूट साउथ चाइना सी आइलैंड। ठीक है। इसके अलावा फिलीपींस यूएस होल्ड जॉइंट सेल इन द डिस्प्यूट साउथ चाइना सी, मतलब साउथ चाइना सी को लेकर के जो डिस्प्यूट्स हैं उसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारी न्यूज हैं जो वो पास्ट एक साल में चर्चा में रही है। ठीक है। चाइना कंडक्ट नवल एयर पेट्रोल अराउंड डिस्प्यूटेड साउथ चाइना सी। ठीक है। इसके अलावा अगर बात करते हैं कि साउथ चाइना सी में आप किस पोर्शन के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये रहा आपका डायग्राम या मैप जिस पर मैं आपको सारी चीजें इसकी इंपॉर्टेंस बता देता हूँ कि भाई साउथ चाइना सी की इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा क्यों है। अगर हम इंपॉर्टेंस की बात करते हैं तो देखिए 1/3 पोर्शन साउथ चाइना सी एक ऐसा जगह है जहां पर 1/3 हिस्सा है जो ग्लोबल शिपिंग का वो यहां से पास होता है। और इट कैरिंग द ट्रिलियंस ऑफ द ट्रेड, जिससे कि बहुत सारा व्यापार है जो वो इसके साथ जुड़ा है, इसलिए ये एक इंपॉर्टेंट पोर्शन हो जाता है। तो मतलब एक तो व्यापार के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, 1/3 व्यापार पूरे विश्व का यहीं से हो रहा है। और अगर बात करते हैं दूसरी इंपॉर्टेंस की तो वो है जियोपॉलिटिकल एंगल, है ना। जियोपॉलिटिकल एंगल से भी ये इंपॉर्टेंट है कि साउथ चाइना सी है जो वो कौन कौन से आइलैंड्स हैं जिसने उसने घेरा हुआ है, कौन कौन से बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं। तो एक बार सबसे पहले मैं इसके बारे में भी आपको यहाँ पर बॉर्डरिंग कंट्रीज बता दूंगा, लेकिन उससे पहले थोड़ी और जानकारी कि देखिए ये जो साउथ चाइना सी है इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए भी है क्योंकि इसका 1/3 हिस्सा पूरे विश्व की अगर बात करते हैं तो मरीन बायोडाइवर्सिटी साउथ चाइना सी में ही आपको मिलेगी। ठीक है। मरीन बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो 1/3 कवरेज साउथ चाइना सी ने कवर किया है। साउथ चाइना सी इज बिलीव टू हैव द ह्यूज ऑयल एंड गैस रिजर्व, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात हो जाती है।
अब आप समझ पा रहे होंगे कि सर साउथ चाइना सी के पीछे क्या ऐसा तर्क है कि ये लोग मतलब ये इतना डिस्प्यूटेड है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भंडार है, तेल के, गैस के भंडार, मरीन बायोडाइवर्सिटी का 1/3 हिस्सा है। और जियोपॉलिटिकल एंगल की अगर हम बात करें तो जियोपॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से और ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक इंपॉर्टेंट हिस्सा हो जाता है। और 1/3 ग्लोबल शिपिंग है जो वो यहाँ से पास होती है। ठीक है, ये इसकी इंपॉर्टेंस रही। अब मैं आपको इसके बॉर्डरिंग कंट्रीज बता देता हूँ, एक बार मैप में थोड़ा सा ध्यान दीजिए तो आपको एक आइडिया लग जाएगा। और ये सब आपको याद रखना है, और मेरी एक सलाह रहेगी कि अपने पास एटलस खोल के रखिएगा, क्योंकि मैपिंग भी हम इसमें साथ में कवर कर रहे हैं। देखिए, जब यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है ना, तो वो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ किसी एक पोर्शन से पूछेगा क्वेश्चन। ठीक है, वो करंट अफेयर का जो क्वेश्चन होगा वो मैपिंग के साथ लिंक करके ही पूछा जाएगा, प्लस साथ में उसकी इन्फॉर्मेशन भी थोड़ी सी होनी चाहिए आपको। ठीक है, तो एक ही क्वेश्चन के अंदर आपको 2-3 जानकारियां जब तक नहीं है तब तक वो पोर्शन बड़ा मुश्किल है कि आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, चलिए बॉर्डरिंग कंट्रीज की अगर बात करते हैं तो चाइना, ताइवान, फिलीपींस, ब्रुनेई, मलेशिया, वियतनाम और इंडोनेशिया। ठीक है, तो ये इसका बॉर्डरिंग नेशंस हो जाते हैं। चलिए मैं इस पे आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। एक ये आपका चाइना है, अपना मैप जरूर खोल दीजिए। चाइना के पास में आएंगे तो ये रहा एक छोटा सा आइलैंड ताइवान। वैसे भी अगर आपने थोड़ा सा आईआर पढ़ा है तो आपको पता होगा कि 1949 से पहले चाइना में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हुआ करती थी। और फिर उसके बाद माओ जेडोंग का रिवोल्ट होता है, और माओ जेडोंग के रिवोल्ट के बाद वो जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी वो कहाँ जाकर के समझ जाती है? ताइवान में। ठीक है, तो आज भी ताइवान में जो सरकार है वो डेमोक्रेटिक है, ऑल्दो ताइवान इज अ पार्ट ऑफ चाइना, मतलब वो चाइना का पार्ट है। हालांकि ताइवान अपने आप को अलग स्टेट मानता है, वो कहता है कि मुझे सॉवरेनिटी चाहिए। लेकिन चाइना है जो वो किसके बारे में बात करता है? वन कंट्री टू सिस्टम के बारे में बात करता है। तो ये सारी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी पता होना चाहिए ताइवान को लेकर के। वन कंट्री टू सिस्टम क्या है? कहने का मतलब टू सिस्टम। वो कहते हैं कि भाई देश तो ये एक ही रहेगा, लेकिन इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो, मतलब आप ऐसे समझ लीजिए कि इसके जो इंटरनल मैटर है, इंटरनल मैटर, आंतरिक मामले, वो कौन संभालेगा? इंटरनल मैटर है जो वो आप डेमोक्रेटिक तरीके से संभाल सकते हैं, मतलब ताइवान अपने हिसाब से देख सकता है। लेकिन जो इसकी फॉरेन पॉलिसी है, ठीक है, फॉरेन पॉलिसी है, वो सारी चीजें हैं जो वो कौन देखेगा? वो आपका चाइना ही देखेगा। ठीक है, तो चाइना यहाँ पर इस सिस्टम की बात करता है। हालांकि ताइवान कहता है कि नहीं, मुझे एक सॉवरेन स्टेट का दर्जा मिलना चाहिए। सॉवरेन स्टेट का मतलब हुआ कि यहाँ पर हमारी अपनी खुद की एक सरकार होनी चाहिए, या फिर संप्रभुता हमारी यहाँ पर मेंटेन होनी चाहिए, ताकि कोई भी फॉरेन पॉलिसी या ए टू जेड कोई भी चीज है जो वो हमारे हिसाब से यहाँ पर चले, ऐसा ताइवान के लोग कहते हैं। हालांकि ये वही ताइवान के लोग हैं जो पहले चाइना, मेन चाइना पहले यही था जो आज ताइवान में समिट गया। ठीक है, बाद में ये अब जो यहाँ पर है जो ये माओ वाला चाइना है, और फिर इसके बाद क्या है? कम्युनिस्ट सरकार इस जगह पर चलती है। और ये बात आप जानते हैं कि सर ये कम्युनिस्ट सरकार का एक एम है वन चाइना पॉलिसी, और इस वन चाइना पॉलिसी के तहत हिस्टोरिकली अगर इनके पूर्वजों ने जहां जहां तक भी राज किया है वो उस जगह को कहते हैं कि ये चाइना का हिस्सा है। ठीक है, इस पॉलिसी के हिसाब से ये चीजें चल रही हैं। हालांकि ये बात भी एक फैक्ट है कि जब कम्युनिस्ट कंट्री बना चाइना, तो फिर इसने जो संविधान आज जो ये फॉलो करता है वो टेम्परेरी संविधान है। ठीक है, और टेम्परेरी संविधान कब खत्म होगा? जब इक्वलिटी मेंटेन हो जाएगी, सोशलिज्म के हिसाब से सारे संसाधन है जो वो आपस में बराबरी के में बढ़ जाएंगे, तब फिर उसके बाद दोबारा इनका संविधान है जो वो लिखा जाना है। ये सारी बातें आपने स्टैटिक क्वेश्चन के हिसाब से आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा आगे बढ़ते हैं। ताइवान के बाद आप इधर देखिए, ये फिलीपींस है, ये फिलीपींस है, और इसके बाद और नीचे आएंगे तो आपको क्या मिलेगा? इधर आपको ब्रुनेई मिल जाएगा। ठीक है, इधर आपको मलेशिया फिर मिलेगा, नीचे मलेशिया, और मलेशिया के बाद फिर आपको इधर और ऊपर जाएंगे तो इधर आपको ये साउथ चाइना सी के मैं कवरेज बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपका वियतनाम हो जाएगा, और ये नीचे आपका ये इंडोनेशिया हो जाएगा। ठीक है, ये इंडोनेशिया हो जाएगा। फिर से आप एक बार देख लीजिए, ये चाइना, ताइवान, फिलीपींस, ब्रुनेई, ब्रुनेई के बाद इधर मलेशिया, मलेशिया, इधर भी मलेशिया है, उधर भी मलेशिया। ठीक है, मलेशिया, मलेशिया के बाद ये इधर वियतनाम हो गया, और नीचे अगर देखेंगे तो ये आपका इंडोनेशिया। ठीक है, तो ये कुछ कंट्रीज हैं जो साउथ चाइना सी को कवर करते हैं, तो याद रखने होंगे।
इसके अलावा और क्या याद रखना होगा? याद रखना होगा कि ये कौन कौन से, अगर हम इस जगह के स्ट्रेट्स के बारे में बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर है एक लुजोन स्ट्रेट। तो लुजोन स्ट्रेट किसको किसको घेरता है? लुजोन स्ट्रेट, लुजोन स्ट्रेट है जो वो किन दो देशों के बीच में वाटर स्ट्रेट क्या होता है? जलडमरू मध्य। जलडमरू मध्य का मतलब है कि एक ऐसी वाटर बॉडी जो दो बड़ी वाटर बॉडी को कनेक्ट करती है, ठीक है। एक ऐसे, फिर से बोलता हूं मैं, एक ऐसी वाटर बॉडी जो दो बड़ी वाटर बॉडीज को कनेक्ट करती है उसको हम क्या कहते हैं? स्ट्रेट बोलते हैं, जलडमरू मध्य बोलते हैं। लुजोन स्ट्रेट की अगर बात करें तो किसके किसके बीच में है? पहले देखिए कहाँ है, ये रहा लुजोन स्ट्रेट। और लुजोन स्ट्रेट है जो ये आपका साउथ चाइना सी और फिलिपीन सी को जोड़ता है, ठीक है। दो बड़ी वाटर बॉडीज को जोड़ने वाली एक पतली वाटर बॉडी, उसको हम स्ट्रेट बोलते हैं, जिसका लुजोन स्ट्रेट है जो साउथ चाइना सी और फिलिपीन सी को जोड़ता है। इसके अलावा यहाँ आप देख रहे हैं कि ताइवान स्ट्रेट, तो ताइवान स्ट्रेट किसके किसके बीच में है? ये साउथ चाइना सी और इधर आपको ईस्ट चाइना सी दिख जाएगा, ईस्ट चाइना सी के बीच में आपको मिलेगा। और एक वेरी फेमिलियर स्ट्रेट ऑफ मलक्का, स्ट्रेट ऑफ मलक्का आप जानते हैं कि सर भारत के नीचे इधर आप देखेंगे तो अंडमान, जहां पर निकोबार आइलैंड का लास्ट पॉइंट है, उसके बाद यहां से यही वो रास्ता है जहां से चाइना का मैक्सिमम सामान आता है, स्ट्रेट ऑफ मलक्का, जो आप देख पा रहे होंगे कि मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में, या यूं कहें कि अंडमान सी और साउथ चाइना सी के बीच में यहाँ पर एक पतली सी ये जो लाइन आपको दिख रही है, इस जगह पर क्या है? इस जगह पर आपका स्ट्रेट ऑफ मलक्का बना हुआ है। तीन स्ट्रेट आपको याद रखने हैं, वन इज लुजोन स्ट्रेट, साउथ चाइना सी और फिलिपीन सी के बीच में है, ताइवान स्ट्रेट साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी के बीच में है, और स्ट्रेट ऑफ मलक्का मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में स्थित है, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पर याद रखनी है। इसके अलावा अगर मैं कुछ समुद्र की बात करूं, कि कौन कौन से सीज इस जगह पर आपको मिलेंगे, तो यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात है कि एक एक करके मैं सारे दिखाता हूं। तो एक तो देखो साउथ चाइना सी हो गया, है ना, साउथ चाइना सी हो गया, जिसके बारे में हम बात कर ही रहे हैं। साउथ चाइना सी के बाद, साउथ चाइना सी ये वाला, इस वाले मैप में देखिए तो इधर आपको ये साउथ चाइना सी दिखा। साउथ चाइना सी के बाद ये रहा आपका फिलिपीन सी, जिसके बीच में लुजोन स्ट्रेट है, अभी भी मैंने आपको दिखाया। इसके बाद ये रहा आपका ईस्ट चाइना सी, और यहाँ पर है ताइवान स्ट्रेट, जो अभी अभी हमने देखा कि ताइवान स्ट्रेट साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी को कनेक्ट करता हुआ ताइवान स्ट्रेट मिलता है। इसके अलावा आपको येलो सी के बारे में पता होना चाहिए। तो येलो सी किधर है? तो ये देखो जहां पे चाइना इधर है ना, तो इसके इधर येलो सी है, मतलब इस वाले मैप में आपको देखना होगा, ये रहा आपका येलो सी, और ये आपका ये रहा आपका ईस्ट चाइना सी, मतलब ये ईस्ट चाइना सी ये रहा, ये वाली जगह, ठीक है। और इसके अगर ऊपर जाएंगे, सॉरी इसके ऊपर जाएंगे, मैंने उधर बोल दिया, ऊपर जाएंगे तो इस जगह पर आपको येलो सी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये चाइना है, चाइना के आप कह सकते हैं नॉर्थ ईस्ट की साइड में आपको येलो सी मिल जाएगा, ठीक है। येलो सी के बाद फिर आपको मिलेगा क्या? बोहाई सी, ये रहा यहाँ पर बोहाई सी, और आगे ऊपर जाएंगे तो आपको बोहाई सी मिल जाएगा, बोहाई सी। बोहाई सी के बाद फिर सी ऑफ जापान, ये रहा सी ऑफ जापान मिलेगा, और सी ऑफ जापान के और ऊपर इधर जाएंगे तो सी ऑफ ओकाहस्ट, ठीक है। ओकाहस्ट सी है जो वो इस जगह पर मिलेगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सारे सी साउथ चाइना सी से जुड़े हुए जितने भी समुद्र हैं आसपास छोटे छोटे, वो सब आपको यहाँ पर पता होने चाहिए। तो फिर से सुनिए कौन सा, एक तो साउथ चाइना सी हो गया, दूसरा ईस्ट चाइना सी हो गया, ईस्ट चाइना सी के बाद फिर आपको येलो सी मिलेगा, येलो सी मिलेगा, येलो सी के बाद आपको बोहाई सी मिलेगा, बोहाई सी के बाद आपको सी ऑफ जापान मिलेगा, और सी ऑफ जापान के बाद फिर ओकोहास्ट सी मिलेगा, ओकोहास्ट सी, ओकोहास्ट सी, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि ये सारी चीजें हैं, जो ये समुद्र हैं, जो ये यहाँ पर आपको इसके साथ कनेक्टेड होते हुए दिखेंगे, ठीक है। तो स्ट्रेट देख लिया आपने, पहले साउथ चाइना सी को पूरी तरीके से, क्योंकि देखो बहुत चर्चा में रहा है साल में, और क्यों चर्चा में रहा है? इसलिए भी चर्चा में रहा है क्योंकि बहुत सारे यहाँ पर डिस्प्यूटेड आइलैंड्स हैं, और उन डिस्प्यूटेड आइलैंड्स में ये अपना दबदबा, अपने कब्जे के बारे में बात करता है, ठीक है। तो यहाँ अगर हम इनके कब्जे की बात करें तो कौन से हैं डिस्प्यूटेड आइलैंड्स? तो साउथ चाइना सी में एक स्पार्टले आइलैंड, एक पार्सल आइलैंड, और एक नथुना आइलैंड, ठीक है। नथुना आइलैंड है जो, ये इनके बारे में बात करते हैं। तो कहाँ कहाँ है ये देख लीजिए एक बार। यहां आप देखेंगे तो स्पार्टले आइलैंड मिलेंगे इस जगह पर, ठीक है, ये स्पार्टले आइलैंड आपको मिलेंगे यहाँ पर, ठीक है। और इसके अलावा आपको यहाँ पर देखो पार्सल आइलैंड मिल जाएगा, ये रहा पार्सल आइलैंड, ठीक है। नथुना आइलैंड है जो, ये चाइना और इंडोनेशिया के बीच में आपको नीचे की तरफ इधर मिलेगा, ठीक है। इसमें मैप में आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन ये आपको कहाँ मिलेगा? चाइना और इंडोनेशिया के बीच में। वहीं अगर हम ताइवान की बात करते हैं तो ताइवान के बारे में आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर क्या चलता है? वन कंट्री टू सिस्टम की बात चलती है, ठीक है। तो चाइना ने क्या किया है कि साउथ चाइना सी के कौन से हिस्से पर वो अपना क्लेम मानता है,
इस बात को बताने के लिए उसने 9 डैश लाइन है जो खींच दी। व्हाट इज दिस 9 डैश लाइन? तो ये जो आपको लाइन खींची हुई दिख रही है ना, उसने साउथ चाइना सी में एक इस तरीके से लाइन है जो वो मैप में ड्रॉ करके बता दी है कि भाई ये पूरा हिस्सा है जो वो मैं अपने में मानता हूँ। ठीक है, ये देखो स्कारबोरो शोल है यहाँ पर, ये रहे स्कारबोरो शोल। ठीक है, तो ये क्या है? एक लगून है, ये भी याद रखिएगा, है ना। स्कारबोरो शोल है जो वो एक लगून्स है, ये भी चर्चा में थे, इस बार न्यूज का पार्ट रहे हैं। ठीक है, तो फिलीपींस रिमूव चाइना सी बैरियर, ये देखिए, है ना, तो एक न्यूज का पार्ट रहा है, तो ये भी याद रखिएगा क्या? स्कारबोरो शोल, ये एक लगून्स है। ठीक, चलो 9 डैश लाइन के बारे में आप समझिए। तो यहाँ पर देखो, चाइना लेज क्लेम 90% ऑफ द साउथ चाइना सी बिलीव टू बी रिच ऑयल एंड द गैस रिजर्व। क्योंकि चाइना क्लेम करता है कि साउथ चाइना सी का 90% हिस्सा है जो वो तेल के भंडार और गैस के भंडार वहां पर पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। इस वजह से ये पूरा हिस्सा उसने 9 डैश लाइन खींच करके बता दिया, जिसमें जो मेन आइलैंड है वो है स्पार्टले आइलैंड और पार्सेल आइलैंड और नथुना आइलैंड। ये 3 आइलैंड हैं जो एक डिस्प्यूटेड कैटेगरी में यहाँ पर आ रहे हैं। तो 9 डैश लाइन है जो 9 डैश लाइन डिस्प्यूट इज अ मेजर मैरीटाइम कॉन्फ्लिक्ट वेयर चाइना क्लेम्स सॉवरेनिटी। चाइना कहता है ये तो मेरे हैं, अपनी सॉवरेनिटी क्लेम करता है ओवर रफली 90% ऑफ साउथ चाइना सी। तो साउथ चाइना सी के 90% भाग में वो अपनी सॉवरेनिटी को, अपनी संप्रभुता को क्लेम करता है, डिलिनेटेड बाय द यू शेप लाइन ऑन द मैप। और ये देखो यू शेप की जैसी एक लाइन है जो वो मैप में उन्होंने खींच दी है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर जो है वो देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अलावा दिस क्लेम ओवरलैप्स विद एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ईईजेड ऑफ वियतनाम। जो आप जानते होंगे ईईजेड क्या होता है, किसी भी अगर हम सीमा की बात करते हैं, जैसे मान लीजिए भारत, तो यहां से लेकर के 12 नॉटिकल माइल तक क्या होता है बेटा? 12 नॉटिकल माइल तक होता है टेरिटोरियल बॉर्डर। टेरिटोरियल बॉर्डर, प्रादेशिक क्षेत्र। और आपके बॉर्डर से लेकर के 200 नॉटिकल माइल तक, 200 नॉटिकल माइल तक क्या होता है? 200 नॉटिकल माइल तक होता है ईईजेड, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ठीक है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है जो वो यहाँ पर होता है। ठीक, तो ईईजेड की अगर हम बात करते हैं तो ये वो वाला एरिया है जो हर एक देश के बॉर्डर के साथ होता है। तो वियतनाम का जो बॉर्डर है उसके हिसाब से देखते हैं तो ये आइलैंड्स हैं जो वो उसके एरिया में आ जाते हैं। ठीक है, तो वियतनाम ये रहा, और आप देख रहे हैं पार्सल आइलैंड यहाँ पर ही। ठीक है, और इधर आप देखिए, यहाँ से भी देखेंगे तो ये आपका ये हो गया। तो वियतनाम ही अकेला नहीं है, इसीलिए आप देख रहे हैं कि बहुत सारे जो देश हैं वो सब इसके साथ डिस्प्यूट में जुड़े रहते हैं, जैसे कि वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया, ब्रुनेई, इंडोनेशिया। ठीक है, और ये एक सिग्निफिकेंट जियोपॉलिटिकल टेंशन यहाँ पर पोज करता है एंड रिस्क टू इंटरनेशनल शिपिंग। इंटरनेशनल शिपिंग का एक रिस्क जोन यहाँ पर बनाता है। इंटरनेशनल शिपिंग को, इंटरनेशनल शिप से यहाँ से निकलते हैं और जिसकी वजह से यहाँ पर समस्या है जो वो क्रिएट होती है। क्लियर, समझ पा रहे हैं? तो 9 डैश लाइन है जो 9 डैश लाइन है जो वो उसका कॉन्सेप्ट क्या है? 9 डैश लाइन का कॉन्सेप्ट है कि भाई 9 डैश लाइन यू शेप की एक लाइन है जो चाइना ने साउथ चाइना सी में खींच करके अपने क्लेम को वहां पर घोषित कर दिया है। ठीक है, उन्होंने कह दिया है कि भाई इस जगह पर मेरा क्लेम माना जाएगा, और इस जगह पर क्योंकि 90% एरिया में ऑयल एंड गैस रिजर्व्स हैं तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और दूसरे देशों के ईजेड जोन में क्योंकि इसमें कुछ आइलैंड फंस रहे हैं तो वो डिस्प्यूटेड कैटेगरी में आ जाते हैं। स्पेशली नाम क्या याद रखेंगे? स्पार्टले, पार्सेल और नथुना आइलैंड, इसका नाम आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो अगली न्यूज क्या है? चाइना फिलीपींस ट्रेड बार्ब्स ओवर द डिस्प्यूटेड रीफ। ठीक है, तो कौन सी रीफ के बारे में बात हो रही? तो एक चर्चा में रही सैंडी के रीफ, तो याद रखना होगा ये भी साउथ चाइना सी में ही है, और साउथ चाइना सी में सैंडी के रीफ है। ठीक है, तो साउथ चाइना सी में जो मैंने अभी आपको स्पार्टले आइलैंड दिखाया और जो मैंने 9 डैश लाइन दिखाई है आपको, ये इस तरीके से खिंची हुई 9 डैश लाइन, उसी के पास यहाँ पर आपको सैंडी के रीफ मिलती है। ये किसका पार्ट है? साउथ चाइना सी के स्पार्टले आइलैंड का पार्ट है। ठीक है, और दिस रीफ इज क्लेम्ड बाय चाइना, और इस रीफ को चाइना, फिलीपींस, ताइवान और वियतनाम, ये सभी हैं जो वो इसको क्लेम करते हैं। फिर से सुने, इस रीफ को चाइना, फिलीपींस, ताइवान और वियतनाम, ये सब इसको क्लेम करते हैं। ठीक है, तो ये बात यहां पर आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो किसका नाम याद रखेंगे? सैंडी के रीफ का नाम आप याद रखेंगे। ठीक है, तो अभी तक हमने कितना पढ़ लिया? हमने क्या क्या पढ़ लिया? देखो यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है साउथ चाइना सी। साउथ एशिया का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट साउथ चाइना सी, जिससे पूरे चांसेस है कि क्वेश्चन आएगा।
साउथ चाइना सी मैंने आपको दिखा दिया कि कितनी बार ये इसमें न्यूज में आया है। इसके अलावा मैंने साउथ चाइना सी की इंपॉर्टेंस आपको बताई कि भाई 1/3 एंटायर वर्ल्ड का मैरीटाइम बायोडाइवर्सिटी इसके पास है। मैरीटाइम बायोडाइवर्सिटी का मतलब समुद्री जैव विविधता इसके पास है, और बड़ा ऑयल और गैस रिजर्व है, और 1/3 ग्लोबल शिपिंग है जो वो इसे करता है। ठीक है, और इसका बॉर्डर है जो आप देखेंगे तो चाइना, ताइवान, फिलीपींस, ब्रुनेई, चाइना, ताइवान, फिलीपींस, ब्रुनेई, मलेशिया और वियतनाम, और वियतनाम के बाद फिर आपका नीचे इंडोनेशिया। ठीक है, तो इन जगहों पर ये कवर करता है। तो चाइना, ताइवान, फिलीपींस, ब्रुनेई, मलेशिया, वियतनाम और इंडोनेशिया। ताइवान का इतिहास मैंने आपको बता ही दिया। 1 कंट्री 2 सिस्टम की बात अभी चाइना है जो इसको करता है, लेकिन ताइवान अपने आप को सॉवरेन स्टेट मानता है। ठीक है, सॉवरेन स्टेट है जो वो मानता है। लूजन स्टेट है जो वो किसके बीच में है? साउथ चाइना सी और फिलीपीन सी के बीच में। ताइवान स्टेट साउथ चाइना सी के बीच में, स्टेट ऑफ मलक्का मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, सारी लोकेशंस आपको याद होनी चाहिए। इसके बाद अगर हम सीज की बात करते हैं तो कौन कौन से सीज इस जगह पर आपको देखने को मिलेंगे? इस जगह पर आपको साउथ चाइना सी मिलेगा, फिलीपीन सी मिलेगा, साउथ चाइना सी, फिलीपीन सी, ईस्ट चाइना सी, येलो सी, येलो सी के अलावा बोहाई सी के बाद सी ऑफ जापान के बाद फिर आपको ओकाहास सी आपको देखने को मिलेगा। और इसके अलावा डिस्प्यूटेड आइलैंड्स में स्पार्टले, पार्सेल और नथुना आइलैंड्स यहाँ पर मिलेंगे। और 9-9 इसने खींच रखी है जहां पर ये 90% एरिया को क्लेम करता है साउथ चाइना सी के। और वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया, ब्रुनेई, इंडोनेशिया ये सब इसके साथ जियोपॉलिटिकल टेंशन में है, क्योंकि यहाँ पर जो आने वाले आइलैंड्स हैं उसमें इन देशों की EEZ की सीमा है जो वो शामिल है। ठीक है, अगली बात जो मैंने आपको बताई वो है सैंडी के रीफ के बारे में। सैंडी के रीफ है जो ये कहां पर है? ये साउथ चाइना सी का ही पार्ट है, और ये स्पार्टले आइलैंड है जो यहाँ पर बेसिकली स्पार्टले आइलैंड का ये एक हिस्सा हो जाता है, और चाइना, फिलीपींस, ताइवान और वियतनाम के द्वारा इसको क्लेम किया जाता है। तो ये चारों नाम आपको याद रखने होंगे, चाइना, फिलीपींस, ताइवान और वियतनाम। सैंडी के रीफ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने के बारे में। ठीक है, स्टार लगा लीजिए। अगली न्यूज देखते हैं। न्यूज क्या है? असेसमेंट ऑफ लेक सपांका। ठीक है, लेक स्पांका है जो ये टर्की में है। पहली बात नाम से ही पता चल रहा है ना, ये टर्की में है। ये देखो न्यूज में ही सीधे सीधे लिखा इन टर्की। तो पहले तो यही पूछ लिया जाएगा कि ये है कहां पर, एक क्वेश्चन तो यही बन गया। ठीक है, shows why monitoring water bodies is key to conservation। मतलब हो क्या रहा है कि शहरीकरण और औद्योगिक विस्तार के कारण इसके तट पर प्राकृतिक आवास का क्षरण हो रहा है। ठीक है, तो इसके ये जो एक लेक है, कौन सी लेक है? स्पांका लेक है। इसके प्राकृतिक तटों पर क्षरण देखने को मिल रहा है ड्यू टू द शहरीकरण। शहरीकरण मतलब अर्बनाइजेशन की वजह से, और आप कह सकते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से हो रहा है। तो पहला सीधा सीधा क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है कि लेक सपांका है जो ये कहां पर है? तो ये आपकी टर्की में है। ठीक है, अब टर्की में भी किस तरफ है? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, मोटा मोटा बस आप एक दिमाग में ये चीज रखिए कि ये लेक है जो ये आपके नॉर्थ वेस्ट साइड में है, नॉर्थ वेस्ट साइड में इस जगह पर मिलेगी। ठीक है, तो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कहां पर है? टर्की में है। टर्की में कहां है? अगर ज्यादा डीप में भी जाएंगे तो ये लेक स्पांका की आपको पता होना चाहिए नॉर्थ वेस्ट साइड में है। और क्यों चर्चा में है? चर्चा में ये इसलिए है क्योंकि इसके जो तट है, प्राकृतिक तट है ना, किनारे हैं जो, वो शहरीकरण की वजह से और औद्योगिक विस्तार के कारण उनका क्षरण हो रहा है, जिसकी वजह से चर्चा में। ठीक है, तो बस इतना अगर आपको पता है कि न्यूज में रहे उसके बारे में एक दो लाइन, जैसे कि आपको पता होना चाहिए किस तरह की लेक है? फ्रेश वाटर लेक है, टर्की की फ्रेश वाटर लेक है। ठीक है, टर्की की फ्रेश वाटर लेक है लेक सपांका। ठीक है, मीठे पानी की झील, मीठे पानी की झील इसको कहेंगे। ठीक है, द कैस्पियन सी इज श्रिंकिंग। अगली न्यूज क्या है? न्यूज आपने देखा, देखो 24 फरवरी की न्यूज है। ठीक है, आप सारी न्यूज को आप देख सकते हैं साथ साथ, है ना, कि कौन सी न्यूज जो भी यहाँ पर लगाई है। देखो 28 अप्रैल 2025 सारी न्यूज के सामने मैंने नीचे डेट भी यहाँ पर मेंशन की है, ताकि आपको ये पता रहे कि हाँ ऑथेंटिक चीज ही यहाँ पर बताई जा रही है आपको। ठीक है, देखिए द कैस्पियन सी इज श्रिंकिंग। अगली खबर है कैस्पियन सी छोटा हो रहा है। तो अगर कैस्पियन सी छोटा हो रहा है तो उसके बारे में पूछा जाएगा। तो सबसे पहली जो फॉरमोस्ट चीज जो आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए वो ये कि कैस्पियन सी है जो ये कहां पर है? तो कैस्पियन सी लोकेटेड बिटवीन यूरोप एंड एशिया, सबसे पहली बात। ठीक है,
यूरोप और एशिया के बीच में ये लोकेटेड है और इसका जो बॉर्डर है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, पूछेंगे किसके किसके साथ है, तो देखो कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उसके बाद ईरान, अजरबैजान और रशिया। ठीक है, तो चारों तरफ आप देखिए, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान और अजरबैजान और रशिया। ठीक है, तो इसका कुछ कोड वगैरह बना सकते हैं, टिकार बना लीजिए, टिकार है ना, टिकार याद रहेगा। टिकार किसके लिए, कैस्पियन सी के लिए। तो टिकार है जो वो कैस्पियन सी के लिए हो जाएगा। तो पहले तो इसकी लोकेशन, और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो क्यों जाना जाता है, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट इनलैंड वाटर बॉडी है। किसी मतलब आप देख पा रहे होंगे कि चारों तरफ से क्या है कि ये घिरा हुआ है जमीन से। ठीक है, तो वैसे तो आप देखेंगे कि नाम क्या है इसमें, सी लगा हुआ है, मतलब समुंदर लगा है ना। तो समुंदर तो ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो चारों तरफ, तो बेसिकली है क्या, ये एक लेक है, विश्व की सबसे बड़ी लेक। ठीक है, तो विश्व की सबसे बड़ी एक झील है ये, क्योंकि झील क्या होगी, जो चारों तरफ से पानी से घिरी हुई है, सॉरी से जमीन से घिरी हुई है। ठीक है, तो ये हो जाएगी एक लेक, और किसके किसके साथ अपना बॉर्डर शेयर करती है, टिकार के साथ। व्हाट इज टिकार, यहाँ पर तुर्कमेनिस्तान, ईरान, कजाकिस्तान और आपका ये अजरबैजान और रशिया। ठीक है, याद रखिएगा। अगली जो न्यूज है वो क्या है, व्हाई द इराक इज स्लोली श्रिंकिंग इनटू अर्थ। इराक है जो वो धीमे धीमे अंदर जा रहा है पृथ्वी के अंदर। ठीक है, ये देखिए 21 फरवरी 2025 की खबर है, जिसमें कि यहाँ पर बताया गया था, अ हिली एरिया साउंडेड द जगरॉस माउंटेन इन इराक। इराक में जो जगरॉस माउंटेन है, वहां पर जो हिली एरिया इज बीइंग पुल्ड इनटू द अर्थ, पृथ्वी के भीतर जा रहा है। अंडरस्टैंडिंग व्हाई कुड इट हैपन, प्रेडिक्ट द फ्यूचर अर्थक्वेक। ठीक है, तो अंदर जा रहा है, तो ये ऐसा क्यों हो रहा है। देखो आपको ये बात पता होगी कि सर नीचे क्या है, धरती के नीचे प्लेट्स हैं, है ना। ये बात शायद आपको बेसिक बेसिक ज्योग्राफी में बताई गई होगी कि ये आपका मान लीजिए कि आप यहाँ पर एस्थेनोस्फीयर है। ठीक है, मान लो ये एस्थेनोस्फीयर है, और इस एस्थेनोस्फीयर के ऊपर ये कैसा है, विस्कस है। ठीक है, ये विस्कस है, विस्कस नेचर का है, और इसके ऊपर अगर आप देखेंगे तो नाव की शेप में इस तरीके से प्लेट्स हैं, जो मतलब अगर माने तो छोटी बड़ी प्लेट्स हैं जो वो इस जगह पर इस तरीके से तैर रही है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर प्लेट्स हैं जो वो तैर रही हैं। ओशियनिक प्लेट, कॉन्टिनेंटल प्लेट, दोनों एक साथ भी हो सकती हैं, अलग अलग भी हो सकती हैं, ये सब यहाँ पर तैर रही हैं। ठीक है, तो ये प्लेट है जो, तो जब ये दोनों आपस में टकराती हैं, ठीक है, तो भारी वाली प्लेट अंदर चली जाती है, तो भारी वाली प्लेट अंदर जाती है और हल्की वाली प्लेट उसके ऊपर चढ़ जाती है। ठीक है, तो माउंटेन फॉर्मेशन के भी ये का भी एक बड़ा रीजन ये होता है। ठीक है, माउंटेन फॉर्मेशन का, तो क्योंकि ये अंदर जाएगी तो इस जगह पर, जिस जगह पर यहाँ पर ये इसके ऊपर चढ़ रही है, तो कुरेदेगी मटेरियल को और यहाँ पर माउंटेन्स खड़े हो जाएंगे। और ये जो माल जो नीचे जा रहा है ना, तो वो जब नीचे जाएगा तो नीचे क्या मिलेगा उसको, एस्थेनोस्फीयर मिलेगा। और एस्थेनोस्फीयर कैसा है, 1100 डिग्री सेल्सियस के आसपास वहां पर टेम्परेचर है, या और ज्यादा वहां पर टेम्परेचर है। ठीक है, तो वेरी हाई टेम्परेचर में ये जो अंदर जाएगी चीजें वो पिघल जाएंगी, और पिघल जाएंगी तो फिर उसके बाद वहां पर वो खत्म हो जाएंगी, और खत्म होने के बाद जैसे ही प्रेशर बढ़ेगा, तो प्रेशर बढ़ेगा क्यों, क्योंकि वो पहले से ही पानी से लबालब है और अंदर जा रही है, तो वहां पर प्रेशर बढ़ रहा है, भारी हो रहा है। प्रेशर जब बढ़ेगा तो फिर वो ऊपर को पुश करेगा। ठीक है, तो वो पुश करेगा, और जब वो पुश करेगा मतलब कन्वेक्शन करंट स्टार्ट हो जाएगा, तो फिर वो किसी जगह पर आकर टकराएगा और अर्थक्वेक या वोल्केनिक इरप्शन होने के चांसेस वहां पर हो जाते हैं। ठीक है, तो बेसिक सी बात आप इसको समझ के रखिए। तो आज चर्चा में क्या है, जगरॉस माउंटेन ये एक्टिविटी है जो कि धीमे धीमे ये अर्थ के अंदर जा रही है, क्योंकि आप समझ ही रहे हैं कि जब दो प्लेटें टकराएंगी तो ऐसा तो होगा नहीं कि एक ही दिन में चली जाएंगी, स्लोली स्लोली इंचेस में या माइक्रो इंचेस में नीचे जाएंगी वो। ठीक है, और फिर आप ये बात समझ रहे हैं कि जरगॉस माउंटेन है जो, इसके लिए कह रहे हैं, तो जरगॉस माउंटेन है जो ये कवर करती हैं टर्की, इराक और ईरान का। तो आज हमारे डिस्कशन के हिसाब से बेसिक ज्योग्राफी आप जानते हैं, ये वाली बात जो मैंने अभी आपको बताई आप पहले से जानते हैं। अब यहाँ पर ये जगरॉस माउंटेन के बारे में जो आ रहा है, तो जगरॉस माउंटेन के लिए पूछा जा सकता है किस किस देश के साथ में ये इनका विस्तार है, फैली हुई है। तो ये आपको टर्की में मिल जाएंगी, ये आपको इराक में मिल जाएंगी, और आपको ये ईरान में भी मिल जाएंगी। ठीक है, तो जगरॉस माउंटेन कुछ इस तरीके से है। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा इन तीन देशों का एरिया ये कवर करते हैं। और शोधकर्ताओं की टीम ने पाया कि पृथ्वी की सतह के नीचे डूबती हुई एक समुद्री स्लैब इराक के उत्तरी क्षेत्र को अपने साथ नीचे खींच रही है। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है ये अंदर की ओर जा रहा है।
ठीक है, अंदर की ओर जा रहा है। क्यों? क्योंकि जो अंदर जाएगा मतलब वो भारी प्लेट है जो अंदर जा रही होगी। तो जब दो कॉन्टिनेंटल प्लेटें आपस में टकराएंगी तो जिनका भार ज्यादा होगा वो आपस में अंदर चली जाएंगी। ठीक है, तो ये इस तरीके से भी आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा, जैग्रॉस माउंटेन को लेकर के क्वेश्चन अगर आता है तो ये चर्चा का विषय रहा है। और किस जगह पर फैले हैं? टर्की, इराक और ईरान में ये फैले हुए हैं। ठीक है, और सीरिया वाला पार्ट भी थोड़ा सा इसका कवर किया जा रहा है, नॉर्दर्न सीरिया वाला पार्ट भी इसमें कवर किया जा रहा है। सीरिया भी लिख लीजिए, सीरिया। ठीक है, सीरिया। ठीक है, तो 4 देश को आप इसमें शामिल कर सकते हैं। इसके बाद अगर बात करते हैं तो अरल सी इज डिसअपियरिंग। अगली न्यूज है कि अरल सी है जो वो, ये देखो 17 अप्रैल की न्यूज है, अरल सी है जो वो डिसअपियर हो रहा है। इट इज अनलीशिंग अ टॉक्सिक डस्ट स्टॉर्म क्राइसिस अक्रॉस द सेंट्रल एशिया। तो सेंट्रल एशिया के आसपास की अगर हम बात करते हैं, सेंट्रल एशिया की बात करते हैं, तो सेंट्रल एशिया के आसपास समझिए इस बात को, सेंट्रल एशिया के आसपास यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि अरल सी है जो वो डिसअपियर हो रहा है। तो सबसे पहले तो अरल सी है कहाँ पर? तो देखो अभी थोड़ी देर पहले हमने ये कैस्पियन सी देखा था, अब इसी के पास में एक है अरल सी, ये रहा है ना, अरल सी। और अरल सी है जो वो किसके किसके बीच में है? तो 2 देश अगर मैं आपको बताऊं तो कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, ये 2 देश हैं। ठीक है, तो अरल सी कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में, बस 2 ही देशों से अपनी सीमा साझा करते हैं। फिर से सुनिए, ये पास्ट में भी पूछा जा चुका है, शायद मैंने इसमें आपको दिखाया भी होगा। ये देखो प्रीवियस ईयर में भी अरल सी का एक क्वेश्चन है जो अभी मैंने आपको शायद यहाँ पर लगाया भी होगा, है ना। ये देखो, टर्की इज लोकेटेड इन बिटवीन, सीधे सीधे भी पूछ लेते हैं। ठीक है, सीधे सीधे भी पूछ लेते हैं, है ना। अरल सी को लेकर इसमें नहीं भी हो तो भी आया हुआ क्वेश्चन। ठीक है, अरल सी का क्वेश्चन है जो वो आ चुका है कि किसके किसके बीच में है। तो अरल सी को लेकर के यहाँ पर आपको याद रखना है कि 2 देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, एक कजाकिस्तान, दूसरा उज्बेकिस्तान। ठीक है, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। और अरल सी इज रिलाइड ऑन 2 मेन रिवर, इसमें 2 मेन रिवर्स हैं। अरल सी में 2 मेन रिवर्स अपनी गिरती हैं। कौन कौन सी? सिरदर्या और अमुदर्या। ठीक है, ये देखो सिरदर्या और अमुदर्या, ये रही अमुदर्या। ठीक है, सिरदर्या और अमुदर्या ये 2 नदियां हैं जो वो इस जगह से गिरती हैं। और इसके अलावा नए शोध से पता, क्यों खबर में रहा ये? क्योंकि नए शोध से पता चलता है कि पृथ्वी के मेंटल द्वारा जल भार कम होने के कारण, जल भार कम होने के कारण शुष्क अरल सागर क्षेत्र ऊपर उठ रहा है। शुष्क अरल सागर जो क्षेत्र है, अरब सागर का जो शुष्क क्षेत्र है वो ऊपर उठ रहा है। मानव निर्मित इस पर्यावरणीय आपदा के परिणाम स्वरूप विषैले आरामकुल रेगिस्तान का निर्माण हुआ है, जिससे खतरनाक धूल का स्तर है जो वो इस जगह पर बढ़ रहा है। और मध्य एशिया में जलवायु परिवर्तन है जो वो हो रहा है। वैज्ञानिक क्षेत्रीय पारिस्थितिकी तंत्र और वैश्विक जलवायु प्रणालियों पर दीर्घकालिक परिणामों की चेतावनी दे रहे हैं। ठीक है, एक नई रिसर्च है जो अरल सी रीजन में यहाँ पर पता चला है कि इस जगह पर अर्थ का जो मेंटल है वो अरल सी रीजन इज राइजिंग ड्यू टू द अर्थ मेंटल एडजस्टिंग टू लूज वाटर वेट। ठीक है, जल स्तर है जो उसका आप कह सकते हैं कि शुष्क हो रहा है, जिसकी वजह से जलभार है जो वो कम हो रहा है। जलभार कम होने की वजह से शुष्क अरल सागर का जो क्षेत्र ऊपर उठ रहा है। तो उतना डिटेल में नहीं आपको याद रखना, बस इतना याद रखिएगा कि यहाँ पर अरल सी है जो वो डिसअपियर है ना। अरल सी के खत्म होने की मतलब काफी सारा पोर्शन है जो वो इसका सूखता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है, सूखता जा रहा है। तो इसको लेकर के चर्चा में रहा है। ठीक है, इसको लेकर के चर्चा में रहा है। तो चर्चा में जिस वजह से रहा है वो ये है कि अरल सागर खत्म हो रहा है क्योंकि उसमें ड्राइनेस बढ़ रही है। तो किसके किसके बीच में? कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के। और सिर दर्या और अमू दर्या इसके 2 मेन रिवर्स हैं। इसके बाद अगली खबर है जो वो है अफगान एंड पाकिस्तानी फोर्सेस ट्रेड फायर एट द बॉर्डर एज अ की क्रॉसिंग रिमेन्स क्लोज्ड। ठीक है, यहाँ पर देखो क्या है कि ट्रेड फायर है जो वो हुई है बॉर्डर पर। तो ये किस जगह पर हुई है? बॉर्डर के कौन से वाले हिस्से में हुई है? पहले तो किस जगह की हम बात करें, अफगानिस्तान पाकिस्तान की बात करें, एशिया पढ़ रहे हैं तो सारा पूरा आएगा इसमें। अफगानिस्तान पाकिस्तान में एक बॉर्डर है, कौन क्या नाम है इसका? टोकराम बॉर्डर। टोकराम बॉर्डर क्रॉसिंग है और वहां पर क्या उस पॉइंट को रीओपन किया गया है। ठीक है, तो पहले तो ये चर्चा में रहा जिसको दोबारा से खोल दिया गया है। और अब यहाँ पर क्या है कि ट्रेड फायरिंग हुई है की क्रॉसिंग, इसकी वजह से इसको पहले बंद कर दिया गया था, फिर बाद में इसको ओपन कर दिया गया। ठीक है, हाँ,
तो ये किस जगह पर है, आपसे सवाल यही पूछा जाएगा। तो देखो सीधी सीधी बात, बस इसकी लोकेशन आपको याद रखनी है कि तोकराम बॉर्डर है जो वो यहाँ पर है, अफगानिस्तान पाकिस्तान के ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो नॉर्थ वेस्ट में आपको मिलेगा, नॉर्थ वेस्ट में आपको मिलेगा, नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर में, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर में आपको मिलेगा तोकराम बॉर्डर, ठीक है। तो तोरखम, आई एम सॉरी सॉरी आई एम सॉरी तोरखम, तोरखम, तोरखम बॉर्डर, तोरखम बॉर्डर, ठीक है, तोरखम बॉर्डर है जो, ये याद रखिएगा नाम। तो सबसे पहली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आती है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जो बॉर्डर है उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं डुरंड लाइन। एक जमाने में इसको क्या कहते थे, ये इंडिया और अफगानिस्तान के बीच का बॉर्डर हुआ करता था, ठीक है। लेकिन इंडिया है का वो वाला हिस्सा पाकिस्तान बन गया, तो अब ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच का हिस्सा हो गया डुरंड लाइन, ठीक है। और भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी है, रेड क्लिफ लाइन, ठीक है। चलिए, ठीक है, तो याद रखिएगा, है ना, तोरखम बॉर्डर, तोरखम बॉर्डर, ठीक है, ये ऊपर की तरफ आप देखेंगे तोरखम बॉर्डर। ऊपर की तरफ कौन सा है, कौन सा मिलिटेंट ग्रुप है जो बड़ा फेमस है इस जगह पर, टीटीपी, है ना, तहरीके तालिबान पाकिस्तान। और नीचे बलूचिस्तान की तरफ बीएलए, ठीक है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है, कि ऊपर की तरफ है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे तो काफी टेंशन रहती है, जब से यहाँ पर तालिबान की सरकार आई है तब से ये वाला जो बॉर्डर है ये काफी टेंशन में है। क्यों, क्योंकि इसका जो ऊपर वाला वो वाला हिस्सा है जहाँ पर तालिबान के मतलब तहरीके तालिबान का दबदबा है, टीटीपी का दबदबा है, वो इसको अपने में मानने लगे हैं, ठीक है, इसलिए यहाँ पर टेंशन रहती है। क्लियर। इसके बाद बात करते हैं, इंडिया रेडी टू हेल्प द अफगानिस्तान बिल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक फैसिलिटी, ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भारत रेडी हुआ है हाइड्रो इलेक्ट्रिक फैसिलिटी का, 30 अक्टूबर की खबर है, ठीक है। कोऑपरेशन टू बिल्ड द हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स, हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स वाज अ पार्ट ऑफ जॉइंट स्टेटमेंट इशूड ड्यूरिंग अ विजिट बाय द तालिबान्स एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर आमिर खान मुत्ताकी। देखिए, सलमा बांध को लेकर के बात है, यहाँ पर सलमा बांध है, तो आपको एक तो पता होना चाहिए कि किसके बारे में बात हो रही है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है जो वो बनाने की बात हो रही है कि हम उसमें, भारत है जो वो मदद करेगा अफगानिस्तान की। किस जगह पर बांध कौन सा है जो चर्चा में है, वो है सलमा बांध, जिसे आधिकारिक तौर पर अफगान भारत मैत्री बांध के नाम से भी जाना जाता है, अफगान भारत मैत्री बांध के नाम से भी जाना जाता है। पश्चिमी अफगानिस्तान के हेरात प्रांत के चिश्ती शरीफ जिले में हरी नदी पर स्थित यह प्रमुख बहुउद्देशीय जल विद्युत और सिंचाई परियोजना है। क्या याद रखेंगे इसमें, सलमा डैम के बारे में बात हो रही है, विच इज ऑफिशियली नोन एज इंडिया अफगान फ्रेंडशिप डैम। इंडिया अफगान फ्रेंडशिप डैम कहाँ पर लोकेटेड है, तो ये आपके हरी नदी पर लोकेटेड है, हरी नदी, हरी नदी याद रखिएगा, हरी नदी पर है। जगह जिला याद रखने की जरूरत नहीं, हरी नदी नाम क्या है और है कैसी, तो ये मल्टीपर्पस कैसी है, ये मल्टीपर्पस हाइड्रो इलेक्ट्रिक, मल्टीपर्पस हाइड्रो इलेक्ट्रिक इरिगेशन प्रोजेक्ट है, ठीक है, बहुउद्देशीय जल विद्युत और सिंचाई परियोजना है। और इसमें याद रखिएगा कि भारत सरकार की महत्वपूर्ण तकनीकी और वित्तीय सहायता से निर्मित यह बांध बुनियादी ढांचे और विकास के क्षेत्र में भारत अफगानिस्तान के अटूट मित्रता और सहयोग का एक प्रतीक है, ठीक है। देखो आप जानते हो कि उस जगह पर हमने अफगानिस्तान में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखा है, बाद में वहां पर रिजीम चेंज हो गया, तालिबान की सरकार आ गई, लेकिन ये एक अच्छी बात है कि हमने यहाँ पर एक जो हम यहाँ पर डेवलपमेंट कर रहे थे वो डेवलपमेंट में हम आगे बढ़ रहे हैं। तो किसके बारे में चर्चा है, चर्चा है सलमा डैम। इसकी लोकेशन एक बार फटाफट देख लो, सलमा डैम ये है, हेरात प्रोविंस लिखा है, ठीक है, हेरात प्रोविंस में इस जगह पर ये सलमा डैम बना हुआ है, ठीक है। तो ये कैसा है, ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन, जल विद्युत परियोजना, सिंचाई के काम आता है, आएगा। और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, अगर वहां पर इस तरीके की डैम वगैरह बनेगा तो एम्प्लॉयमेंट, रोजगार संबंधित चीजें बढ़ेंगी। इसके अलावा रीजनल डेवलपमेंट, क्षेत्रीय विकास के बारे में यहाँ पर बात है, और इंडिया अफगानिस्तान के सहयोग को लेकर के फायदा। तो ये सलमा डैम के फायदे हो गए, ठीक है, सलमा डैम के ये फायदे हो गए। तो एक ही स्लाइड में आपको वो सारी इंफॉर्मेशन, जिसमें आपको मैप की लोकेशन पता होनी चाहिए, न्यूज क्या रही है वो, और उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी जो कि आपका डायरेक्ट क्वेश्चन है जो वो ठीक करा, ठीक है। अगला आप ये बात देख रहे हैं कि भाई रिसेंटली अभी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने क्या किया है, एक डिसीजन लिया है जिसमें गोल्डन ट्राइंगल को डेथ ट्राइंगल कहा है, डेथ ट्राइंगल, और गोल्डन क्रिसेंट को डेथ क्रिसेंट कहा है, ठीक है। तो नाम बदले हैं, गोल्डन ट्राइंगल को डेथ ट्राइंगल,
गोल्डन क्रिसेंट को डेथ क्रिसेंट है जो वो कहा गया है, ठीक है, डेथ क्रिसेंट है जो वो कहा गया है, तो याद रखिएगा इतना, ठीक है। किस बारे में बात हो रही है, इसको क्यों गोल्डन ट्रायंगल कहते हैं, थोड़ी सी चर्चा यहाँ पर कर लेते हैं। गोल्डन ट्रायंगल में कौन कौन है और गोल्डन क्रिसेंट में कौन है। तो देखो ट्रायंगल की बात करते हैं तो 3 देश आप देख पा रहे हैं, म्यांमार, थाईलैंड और लाओस, ठीक है, म्यांमार, थाईलैंड और लाओस। तो ये क्या है, अफीम की खेती, मतलब अफीम की खेती है जो यहाँ पर करते हैं, और फिर इसके माध्यम से हमारे नॉर्थ ईस्ट में यहाँ पर खूब सप्लाई होती है, जिसकी वजह से हमारे युवा ड्रग्स की चपेट में आते हैं और हमारा देश खराब होता है, ठीक है। इसके अलावा आप ये भी समझ सकते हैं कि जो भी नॉन स्टेट एक्टर्स हैं इस जगह पर, जिनको हम इंसर्जेंट्स बोलते हैं, वो यहाँ पर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के साथ जुड़े हुए हैं, संगठित अपराध के साथ जुड़े हुए हैं, याद रख सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कोई अलग आदमी नहीं कर रहा है, यहाँ पे जो इंसर्जेंट है वही ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का पार्ट भी है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। और इसके थ्रू मादक पदार्थों की तस्करी होती है, मादक पदार्थों की तस्करी, मादक पदार्थों की तस्करी मतलब ड्रग ट्रैफिकिंग है जो वो इस तरह से खूब होती है, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर भी हिंदुस्तान के इस तरफ पश्चिमी वाले भाग में अगर बात करें तो पूर्व में ये देख लिया आपने, सिमिलर इज द केस विद द वेस्टर्न साइड, जहां पर यहाँ पर भी आप देखेंगे अफगानिस्तान वगैरह में अफीम की जो खेती होती है, ठीक है, अफीम की खेती होती है। और ये जो अफीम की खेती है उसको बेचेंगे कहाँ पर, तो बेचेंगे हिंदुस्तान में, ठीक है। तो उड़ता पंजाब मूवी आपने देखी होगी, और इस जगह से फिर वो अंदर आते हैं। हालांकि यहाँ पर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस भी एक्टिव हैं, लेकिन इस जगह पर अगर आप देखेंगे तो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अलग हैं और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम अलग है। तो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट जो अलग अलग जगहों पर काम करते हैं वो इनके लिए काम करते हैं, और इसको पूरे भारत में जो है अपना ड्रग्स डिलीवरी वगैरह करते हैं, और उससे जो पैसा होता है वो टेरर फंडिंग में देते हैं। तो इसलिए ये खतरे वाली चीज है, ठीक है। तो इन दोनों जगहों के नाम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने क्या किया है, डेथ ट्रायंगल और डेथ क्रिसेंट है जो वो रख दिया है, तो ये याद रखना है। तो ये गोल्डन क्रिसेंट था, इसको डेथ क्रिसेंट कर दिया, गोल्डन ट्रायंगल था, इसको डेथ ट्रायंगल कह दिया, ठीक है। इसके बाद देखिए नॉलेज नगेट, व्हाट मस्ट यू नो अबाउट द ओपाइड, ठीक है। अच्छा हाँ, एक और चर्चा में एक चीज रही, फेंटेनिल, है ना, फेंटेनिल एक ड्रग है, फेंटेनिल, ठीक है। तो उसके बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। भारत में मतलब फेंटेनिल को लेकर के कितनी बातें आप जानेंगे, ठीक है। तो ये एक बार थोड़ा सा पढ़ लीजिए। ये वही बात जो मैंने आपको बताया कि भारत है जो वो दो तरफ से घिरा हुआ है ना, दोनों तरफ से, वही चीज ये जो मैंने आपको बताई कि भारत है जो वो दोनों तरफ से घिरा हुआ है, कुछ ड्रग्स यहाँ से आ रहा है भारत में, कुछ ड्रग्स यहाँ से आ रहा है, अल्टीमेटली हमारे युवा हैं जो वो कमजोर हो रहे हैं, ठीक है। तो ये बात आपको इसमें पता होनी चाहिए। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं आपके फेंटेनिल के बारे में, तो देखो फेंटेनिल है जो वो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि 23 कंट्रीज, यूएस कांग्रेस आइडेंटिफाइड 23 कंट्रीज, तो यूएस की जो कांग्रेस है उसने 23 कंट्रीज हैं उनको सोर्स माना है इलीगल ड्रग्स। तो ये एक इलीगल ड्रग्स है क्या, फेंटेनिल, ठीक है। तो पूरे चांसेस हैं कि पूछा जा सकता है। फेंटेनिल एक इलीगल ड्रग्स है जिसमें कि भारत, पाकिस्तान, चाइना और अफगानिस्तान को इसका सोर्स माना गया है। तो ध्यान देना फेंटेनिल के बारे में, ये क्या है, एक सिंथेटिक ओपियोइड है। दूसरी बात, केमिकल फॉर्मूला है C22H28N2O, C22H28N2O। इट वाज डेवलप्ड फॉर द मेडिकल यूज इन 1960, मेडिकल यूज के लिए 1960 में इसका ये बनाया गया था। बेसिकली करता क्या है कि बहुत सीवियर जब पेन होता है तो फिर तब ये इसको पेन किलर के रूप में दिया जाता है। इट इज यूज्ड एज रिलीफ पेन इन कंट्रोल्ड डोसेस, ये बहुत कम मात्रा में इसको सीवियर पेन के मामले में दिया जाता है, ठीक है। और इसका जो यूज है वो अप्रोक्सीमेटली 50 टाइम्स मोर पोटेंट देन द हेरोइन। जो हेरोइन एक ड्रग्स है, हेरोइन जो एक ड्रग्स है उस हेरोइन से 50 गुना ज्यादा खतरनाक है, 50 गुना ज्यादा खतरनाक माना जाता है फेंटेनिल को, ठीक है। तो फेंटेनिल के बारे में याद रखिएगा। मेडिकली अगर बात करते हैं तो जब बहुत ज्यादा दर्द होता है तब पेशेंट को दिया जाता है, और वैसे इसको हेरोइन के साथ मिला करके या किसी और ड्रग्स के साथ मिला करके मार्केट में बेचा जाता है। तो जो लोग नशा वगैरह करते हैं उनको क्या है कि कुछ अलग चाहिए होता है, कुछ अलग से एक्सपीरियंस करना होता है। तो इसमें क्या है कि दो तीन चीजों को मिला करके आप दे दो, बहुत ही ज्यादा खतरनाक वाला नशा है जो वो हो जाता है। तो इसकी मात्रा कम करके लोग देते हैं। तो ये एक इलीगल ड्रग है जो कि बैन भी है एक तरीके से। तो यूएस कांग्रेस ने 23 देशों को यहाँ पर आइडेंटिफाई किया, जिसमें इंडिया का भी एक नाम है कि यहाँ पर भी ये चलता है, ठीक है। इसके अलावा अफगानिस्तान, चाइना, पाकिस्तान एग्री टू एक्सटेंड द सी पैक,
बूस्ट ट्राइलेटरल कोऑपरेशन इन द काबुल डायलॉग। ठीक है, देखो अगर इसकी बात करें तो कलादन मल्टी मॉडल फिर हिस्टोरिक फोर्सेस, ठीक है, अभी तो काफी ज्यादा आगे जाएगा। तो मुझे लगता है कि छोटे छोटे वीडियोस आपके लिए यहाँ पर कम, देखो जितना मैं बता रहा हूँ तो मैं तो बहुत सारी चीजें बता दूंगा आपको, ठीक है, लेकिन एट द एंड लास्ट में आप ना कर पाए तो ये बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात हो जाएगी। ठीक है, तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि ये हम एक एक करके सारा कुछ कवर करने वाले हैं, सारा कुछ कवर करने वाले हैं हम इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले तो बात ये है कि आपको ये पीडीएफ चाहिए होगा, तो ये ओम द्विवेदी यूपीएससी सर्च करेंगे या फिर लिंक में देखेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा इस पीडीएफ को। दूसरी जो और इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि हम छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से आपको पूरा सारा करा देंगे। ठीक है, तो ये अभी बचा हुआ है, इसमें और भी चीजें, क्योंकि वॉर जोन भी बचा है और इसमें अभी थोड़ा एशिया वाला, क्योंकि बड़ा पोर्शन है। देखो यूपीएससी ज्यादातर क्वेश्चंस कहाँ से पूछ रहा है, या तो दो जगहों से ज्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, एक एशिया वाले पोर्शन से यूपीएससी का फेवरेट है और दूसरा यूरोप वाला पोर्शन भी फेवरेट है। ठीक है, तो यहाँ से हम सारी चीजों को देखेंगे। ठीक है, तो जल्दबाजी ना करके छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से मैं आपको ये बताऊं, तो इस वीडियो को जितना मैंने आज पढ़ा दिया इतना आप 2 बार कम से कम इसको रिवाइज कीजिए। ठीक है, 2 बार देख लीजिए वीडियो को, आपको याद हो जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ भी वैसा नहीं है कि इसको बड़ा इजी रूप में बनाया गया है। ठीक है, अब इसका पार्ट 2 है जो वो मैं आपको कल प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, ताकि आपका कंटिन्यूएशन में वीडियोस आपको मिलना शुरू हो जाए। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।